नमस्कार। आज हम अमेरिकी स्वास्थ्य नीति के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम की, यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट या पीएचएसए। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है जो इसी की अहमियत बताता है। और ये कोई, आप समझिए, नया कानून नहीं है। ये तो 1944 से चला आ रहा एक मजबूत ढांचा है। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये कानून क्या है और अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका क्या असर है। मतलब शोधकर्ताओं पर, डॉक्टरों पर और यहाँ तक कि आम लोगों पर भी, भले ही उन्हें इसका पता ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पीएचएसए, ये है क्या चीज असल में? 1944 में आया और इसने कई पुराने स्वास्थ्य कानूनों को एक साथ मिला दिया। मोटे तौर पर कहें तो ये संघीय सरकार को अधिकार देता है बीमारियों को रोकने का, बायोमेडिकल रिसर्च का, जैसे एनआईएच मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जो हैं, और स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के विकास का, और हाँ, इमरजेंसी में कैसे प्रतिक्रिया देनी है इसका भी। बिल्कुल। और जैसा कि एविब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में भी बताया गया है, इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादातर पर्दे के पीछे से काम करता है। इसका असर हमें रोज दिखता है, पर शायद हम इसे पहचानते नहीं। जैसे टीकाकरण को ही ले लीजिए। हाँ, टीकाकरण, ये तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। तो इसमें पीएचएसए का क्या रोल है? वैक्सीन वितरण में, या जैसे महामारी आई थी तब? देखिए, वैक्सीन का पूरे देश में पहुंचना या फिर इमरजेंसी में किसी दवा या वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी देना, जैसे हमने कोविड-19 के टाइम देखा, वो सब पीएचएसए के तहत ही होता है। इसी कानून ने मतलब सरकार को ये ताकत दी कि वो कोविड के दौरान अस्पतालों को जल्दी से फंड दे सके, वैक्सीन बनाने में तेजी ला सके। अच्छा, तो ये तेजी इसी कानून की वजह से संभव हुई। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर क्या ये सिर्फ संक्रामक बीमारियों के लिए ही है, या इसका दायरा और भी बड़ा है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। जैसे इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 319। इसके तहत स्वास्थ्य सचिव को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर सके। अच्छा, किसी भी तरह की? हाँ, मतलब सिर्फ महामारी नहीं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे स्वास्थ्य का संकट पैदा हो तो भी। और ऐसी घोषणा होने पर फौरन फंड्स रिलीज किए जा सकते हैं, नियमों में जरूरत के हिसाब से ढील दी जा सकती है। और रिसर्च का क्या? आपने एनआईएच का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएचएसए का टाइटल 4 वो एनआईएच को अनुदान देने का अधिकार देता है। और आप सोचिए, हजारों रिसर्चर्स हैं जो इन ग्रांट्स पर निर्भर करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। अरे वाह, मतलब जो भी बड़ी मेडिकल खोजें होती हैं, उनकी फंडिंग कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल संभव है। ये पूरा रिसर्च का जो इकोसिस्टम है, उसमें पीएचएसए की एक बड़ी भूमिका है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। अच्छा, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके लिए इसमें क्या है? उनके लिए भी है। टाइटल वी के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, खासकर उन इलाकों के लिए जहां डॉक्टरों या नर्सों की कमी होती है ना, वहां मदद पहुंचाने के लिए। और एक और चीज है, निवारक सेवाएं, मतलब प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज? जैसे कुछ जरूरी चेकअप्स, स्क्रीनिंग, टीके वगैरह। सेक्शन 2713 है, जिसे अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी एसीए ने और मजबूत किया। वो ये पक्का करता है कि कई जरूरी प्रिवेंटिव सेवाएं लोगों को बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए मिले। समझ गया। तो मतलब ये हुआ कि ये कानून सिर्फ कागजों में नहीं है, ये तो सीधे सीधे हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे लोगों के काम को प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे समझिए, अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो हो सकता है उसकी फंडिंग पीएचएसएस से आ रही हो। कोई डॉक्टर किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर रहा है तो वहाँ जो टीकाकरण अभियान चल रहा है वो शायद पीएचएसएस से सपोर्टेड हो। हाँ, यहाँ तक कि जो नए डॉक्टर हैं, उनके लोन चुकाने में मदद करने वाले कुछ प्रोग्राम भी इसी के तहत आते हैं। तो ये एक तरह से, जैसे आपने कहा, अदृश्य है पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद का हिस्सा है, हमेशा मौजूद पर नजर कम आता है। ये अदृश्य बुनियाद वाली बात एकदम सही है। और क्या ये कानून वक्त के साथ बदला भी है? मतलब 1944 से अब तक तो बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, बिल्कुल बदला है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसकी अनुकूलन क्षमता, मतलब एडेप्टेबिलिटी। जब ये बना था तब से लेकर आज तक इसने खुद को लगातार अपडेट किया है। इसने एचआईवी संकट का सामना किया, फिर ओपियोइड महामारी आई, हाल की पैंडेमिक देखी हमने,
और अब तो क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो हेल्थ रिस्क्स हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज का असर भी तो हेल्थ पर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी इसमें बदलाव किए गए हैं, नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यही लचीलापन इसे आज भी इतना जरूरी बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर जैसा एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख में भी इशारा था, बात वही है कि नीतियां जमीनी हकीकत को बनाती हैं। पीएचएसए का नाम शायद हम रोज ना सुने, लेकिन ये चुपचाप उस पूरे हेल्थ केयर के ढांचे को सपोर्ट कर रहा है जिस पर हम सब निर्भर हैं। रिसर्च हो, फंडिंग हो, इमरजेंसी की तैयारी हो या फिर वो प्रिवेंटिव केयर जिसकी अभी बात हुई। एकदम सही कहा। पब्लिक हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाए। उसे बकायदा प्लान करना पड़ता है, फंड करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और पीएचएसए जैसे कानून यही काम करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे संघीय नीतियां हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती और लचीलापन देती हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या कभी किसी ने जाने अनजाने में ही सही इस कानून के तहत चल रहे किसी न किसी प्रोग्राम से फायदा उठाया होगा? हो सकता है कोई ट्रेनिंग ग्रांट हो, कोई रिसर्च स्टडी हो जिसका नतीजा उन्हें मिला हो, या बचपन में लगा कोई टीका। सोचने वाली बात है।